तो अभी तक हम जो है 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं हमारी लक्ष्मीकांत की बुक के एंड नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर व्हिच इज़ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले चैप्टर में बात करी थी किस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेट हुआ था। हमने अलग-अलग इवेंट्स की बात करी थी जिन्होंने आज प्रेजेंट डे पॉलिटी को शेप किया है। सेकंड चैप्टर में हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ और फिर एनफोर्स हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है उसमें क्या क्या सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, राइट। उन फीचर्स की अब हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट्स एंड स्पिरिट, यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है अपने कंटेंट्स में और अपनी स्पिरिट के अंदर भी, अपनी फिलॉसफी में भी, और उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं अपने कंटेंट्स लिखे हैं दोनों में वो यूनिक है। दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑल्दो ये वाली बात सच है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950s के अंदर बना था। तब तक बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुके थे। इसलिए B.R. अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि हमने जितने भी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है सबको रैंसैक कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, एनालाइज कर लिए और वहाँ से अच्छी अच्छी बातें बोरो कर ली हैं। तो दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, the Constitution of India has several salient features that distinguish it from the constitutions of other countries. ऑल्दो उसको हमने बोरो किया हुआ है बहुत सारे प्रोविजंस को, बट फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी सेवरल सेलिएंट फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं और सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऑफ अदर कंट्रीज, राइट। कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो इसके अलग है अगर हम इनको कंपेयर करें और अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। It should be noted that the outset that a number of original features of the constitution, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके जो फीचर्स थे, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था हमने पढ़ा ही था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। हैव अंडरगॉन अ सब्सटैंशियल चेंज, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने इस डेट को अडॉप्ट किया था तब से लेके आज तक उसमें कई सारे चेंजेस आ चुके हैं, कई सारे प्रोविजंस अमेंड हो चुके हैं ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट्स, राइट। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के चलते कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मॉडिफाई हुई हैं हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स कौन कौन से थे, 7th 42nd 144th 73rd 74th 97th। अभी हमारा लेटेस्ट जो था 104th अमेंडमेंट हुआ था, राइट, जो अभी जनवरी 2020 में हुआ है, राइट। ये हमारा जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये लेटेस्ट हुआ है। अभी इसके बाद जैसे ही होते रहते हैं तो हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो 73rd 74th 97th ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस या कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सब्सटैंशियल चेंज लाया, राइट। इनफैक्ट द 42nd अमेंडमेंट 1976, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, और 1976 का वो टाइम है जब इमरजेंसी के बीच का टाइम था। इमरजेंसी के बीच का टाइम मतलब 75 से 77 हमारी इमरजेंसी थी, तो उसके बीच के अंदर इंदिरा गांधी ने एक 42nd अमेंडमेंट लाया था जो किसके बेस पे हुआ था, स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशंस पे हुआ था। इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ड्यू टू द इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उसने इतने सारे प्रोविजंस चेंज कर दिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को। However, जो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे हमारे इंडिया का सबसे फेमस जजमेंट आज तक का, जो था हमारा केशवानंद भारती केस का जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को जो आया था। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी थी कि जो पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं, और कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास जो पावर्स हैं, और क्या पावर्स हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, उसमें उसकी पावर्स लिमिटेड हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं। और हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, राइट। इसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं। और ये कहाँ पे सबसे पहली बार अडॉप्ट किया था, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया था तब ये वाली बात बोली थी कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं, और पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को छेड़ नहीं सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के,
राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर का जो मेन चंक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आज भी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहला, इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट या बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। Constitutions are classified into written like the American Constitution and unwritten like the British Constitution. अब ये written और unwritten का मतलब क्या होता है? unwritten का मतलब ये नहीं है कि वो लिखा ही नहीं गया, बस स्पोकन है, ऐसा नहीं होता। अनरिटन का मतलब होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि ब्रिटेन के अंदर कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं कर दिया कि इसके बेस पे सब कुछ चलेगा, नहीं, उन्होंने कुछ जजमेंट्स को, कुछ अलग अलग जुडिशियल स्टेटमेंट्स को, इन सबको क्लब करके एक ओवरऑल एक कह सकते हैं लूज डॉक्यूमेंट बना दिया था जो एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ पे फॉलो होता है? ब्रिटेन के अंदर फॉलो होता है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही डिफाइंड डॉक्यूमेंट है। इसलिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के, उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, इसीलिए इसको लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी लिखे हुए रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है वर्ल्ड में, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में जो एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडिया का। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इलेबोरेट है एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स इसके अंदर डेली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की इनकलकेट की हुई हैं। ओरिजिनली 1949 के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स जो 22 पार्ट्स में उस समय डिवाइड किए गए थे, एंड 8 शेड्यूल्स। आज तो ये नंबर 395 से बहुत ऊपर आ चुका है, 470 तक आ चुका है, और पार्ट्स हमारे 25 हो चुके हैं और शेड्यूल्स हमारे 12 हो चुके हैं। बट अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, उस टाइम पे हम अगर देखते हैं तो एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, और वो आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, प्लस उसके अलावा 8 शेड्यूल्स थे। प्रेजेंटली अगर हम बात करें 2019 के डेटा या स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, तो एक प्रियम्बल हमारे पास आज भी एग्जिस्ट करता है, जो कहाँ से आया है, जिसका ओरिजिन कहाँ है? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की हमने जब बात करी थी ना 13 दिसंबर को, हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली मीटिंग के अंदर ही, सबसे पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर को हुई थी। फिर उसके 4 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके अंदर हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी की या फंडामेंटल आइडियाज़ की, आइडियोलॉजी की, जो बाद में मॉडिफाई होकर प्रियम्बल बनता है। ठीक है, तो इसमें आज के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं जो आप 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं। The various amendments carried out since 1951 have deleted about 20 articles. अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसमें कई सारे प्रोविजंस या आर्टिकल्स हटाए गए हैं और कई सारे इंक्लूड भी किए हैं। तो अगर हम एवरेज अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 20 आर्टिकल्स डिलीट कर दिए गए थे, और एक पार्ट 7 जो था वो डिलीट कर दिया था। और अगर हम एडिशन की बात करें तो 95 आर्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, उसके अलावा 4 पार्ट्स भी ऐड हो चुके हैं, जिसमें 4A आता है, 9A आता है, 9B आता है, और 14A आता है। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। और 4 शेड्यूल्स भी ऐड हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे, अब कितने? 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, राइट। तो 4 शेड्यूल्स कौन कौन से ऐड हो गए? 9, 10, 11, 12। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सो मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। इसके अलावा कोई भी ऐसा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वर्ल्ड का जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स हैं। अब इतना बड़ा, इतना बल्कि और इतना एलिफेंटाइन साइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों था, उसके रीजंस हम देखते हैं। यहाँ 4 रीजंस मेंशन्ड हैं। 4 फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका साइज इतना बड़ा, एलिफेंटाइन साइज क्यों है, इतना बल्कि साइज क्यों है, उसके 4 रीजंस हैं। सबसे पहला जोग्राफिकल रीजंस। जोग्राफिकल फैक्टर्स का ये मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे कंट्री के लिए बनाया हुआ है, और कंट्री में सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, हमारी प्लूरलिस्ट सोसाइटी है। एक कल्चर तो है नहीं जिसके लिए हम क्या कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, सारे सारे जोग्राफिकल रीजन्स को कवर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स एक रीजन हो गया। दैट इज द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। कंट्री जोग्राफिकल टर्म्स में भी बहुत बड़ी है और डाइवर्सिटी के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से,
कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था वो खुद बहुत बल्कि था। हमने बात करी सबसे पहले 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, फिर 8 साल के बाद, जो उन्होंने पहले 10 साल बोला था, बट 8 साल के बाद हमने देखा था साइमन कमीशन आ गया था उसको रिव्यू करने के लिए। फिर साइमन कमीशन ने 3 साल लगाए थे और 1913 के अंदर अपने वो प्रेजेंट किए थे, सजेशंस थे। फिर इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होने के बाद फिर से उन्होंने वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पब्लिश किया था। ये वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कंप्लीट होने के बाद फिर से जॉइंट सिलेक्ट कमिटी के पास गया था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी। तो ये सब काम किसके लिए हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के लिए, क्योंकि जब ये जॉइंट सेक्रेटरी जो जॉइंट कमेटी बिठाई थी ब्रिटेन के अंदर, उसने जो पब्लिश किया अपने सजेशंस, वो कहाँ पे इनकलकेट हुए? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए। और ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ये खुद अपने आप में इतना बल्कि और बहुत बड़ा था। और आज हमारा जो प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे बड़ा सोर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही था। इसलिए एक रीजन ये बन जाता है, हिस्टोरिकल फैक्टर, कि हमारा आज प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खुद बहुत बड़ा था। राइट, दैट एग्जाम्पल द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वॉज बल्कि, जो खुद बहुत बड़ा था। थर्ड रीजन ये है कि हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका में क्या होता है, फेडरल लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और अगर आपका स्टेट है तो उस पर अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आप टेक्सास में रह रहे हो या फिर फ्लोरिडा में रह रहे हो। तो अगर आप टेक्सास में रह रहे हो तो आप यूएस का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो अपनाओगे ही, उसके साथ साथ आपको टेक्सास का अपना खुद का जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपको अलग से अपनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आप एंटाइटल्ड हो। यानी कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर के लिए और स्टेट के लिए। ऐसा इंडिया में नहीं है, पूरी कंट्री के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। इस वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सब कुछ उसमें इंक्लूड करना था, सेंटर लेवल की और जितने भी स्टेट्स लेवल के प्रोविजन थे वो सब इंक्लूड करना था। इस वजह से वो इतना बड़ा हो गया। एक रीजन ये हो गया। और फोर्थ रीजन क्या होगा? डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर लीगल ल्यूमिनरीज बहुत थे, यानी कि लॉयर्स और पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा थे और इनका तो काम ही था लॉज बनाना। इस वजह से इन्होंने बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ मैनुअल प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर ऐसा होता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर नॉर्मल लोगों की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ज़्यादा होती तो इसका साइज थोड़ा और कम हो जाता, बट इतने सारे लॉयर्स और इतने लीगल ल्यूमिनरीज प्रेजेंट थे तो उन्होंने इसको लॉ मैनुअल की तरह अच्छे से डिटेल्ड एनालाइज करके बना दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बस वो वाली बातें नहीं लिखी जो फंडामेंटल आइडियोलॉजीज को या प्रिंसिपल्स को अपनाती है, बट हमारी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया गया। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। फर्दर दोज मैटर्स विच इन अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव बीन लेफ्ट टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी कि वो चीज़ें जो, और अगर हम किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, कई कंट्रीज में क्या हुआ, जो डेली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा जाता, बस एक फंडामेंटल फिलॉसफी लिखी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन भी इंक्लूडेड है। राइट, बीन लेफ्ट to the ordinary legislation or established political conventions have also been included in the constitutional document itself in India। यानी कि इंडिया के अंदर बस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही नहीं है बट ऑर्डिनरी डे टू डे लेजिस्लेशन की चीज़ें जो किसी और पॉलिटिकल कन्वेंशंस में डाल सकते थे, फॉर एग्जांपल और कंट्रीज में जैसे होता है, ऐसा इंडिया में नहीं होता। इंडिया में दोनों चीज़ें इनकलकेट होती हैं। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और बल्कि है। राइट, तो पहला हमारा फैक्टर हो गया, पहला सीलियंट फीचर हो गया लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे सीलियंट फीचर की अगर हम बात करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाया था उसके बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज थे। और क्या सोर्सेज थे उनके बारे में हम बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ borrowed मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दो ही बेसिकली मेन इसके जो हैं सोर्सेज हैं, सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज, यानी कि और जितने अलग अलग कंट्रीज थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इसके प्रोविजंस लिए गए हैं। और ये डायरेक्टली ब्लाइंडली कॉपी नहीं किए थे, इनको मॉडिफाई किया था इंडियन कंडीशंस को सूट करने के लिए। राइट, कि इंडिया में अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रोविजन है जो ब्रिटेन के अंदर काम कर रहा है,
वो ब्रिटेन के अंदर काम कर सकता है, बट उसको अगर हमने डायरेक्टली इंडिया में अपना दिया तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए पहले हमको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अच्छे से, और फिर उसको इंडिया के अंदर लागू करना पड़ेगा, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ेगा। Dr. B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after the ransacking of all the known constitutions of the world। यानी कि बी आर अम्बेडकर ने ये प्राउडली कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो रैनसैक होके बना है ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे सबको हमने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पढ़ लिया, उसको एनालाइज किया और अच्छी अच्छी चीज़ें सब में से निकाल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, ये उन्होंने बोला। The structural part of the constitution is to a large extent derived from the Government of India Act 1935। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वहाँ से हमने क्या उठाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क होगा, स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा, क्या क्या पार्ट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो ओवरव्यू था वो हमने कहाँ से लिया है, स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फिलोसफिकल पार्ट है जिसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स आ गया, डीपीएसपी आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया, ये हमने लिए हैं या फिर इंस्पिरेशन से लिए हैं, डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन एंड द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा भी बहुत और सारी चीज़ें जो हमने अलग अलग कंट्रीज से ली हैं, जैसे रूल एस्टैब्लिश बाय लॉ हमने लिया है, फिर हमने कैबिनेट सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, अलग अलग फिलोसफिकल पार्ट जो है ये हमने कहाँ से लिया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है पूरे वर्ल्ड के, जिसमें दो चीज़ें क्या थी हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस करी हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट आता है एंड द रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो जो पॉलिटिकल पार्ट है कि हमारी कंट्री की पॉलिटी और गवर्नेंस किस तरह से होगी, वो हमने कहाँ से उठाया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, यानी कि उनके बीच में क्या रिलेशंस होंगे ये, और उसके अलावा कैबिनेट सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो तीन पार्ट हमने देख लिए। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से है। दूसरा फिलोसफिकल पार्ट था जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ल्ड के आया, जिसमें हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। और तीसरा क्या, पॉलिटिकल पार्ट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये तीन पार्ट्स की हमने बात कर दी और उनके सोर्सेज की भी बात कर ली। The other provisions of the Constitution have been drawn from the constitutions of Canada, Australia, Germany, USSR। यानी कि उसके अलावा भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बचे हैं जो इन चीज़ों के अलावा थे, वो हमने कहाँ कहाँ से लिए, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, यूएसएसआर के जो आज रशिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन, यानी कि इन अलग अलग कंट्रीज से हमने अलग अलग प्रोविजंस लिए हैं। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड द मटीरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वहां से हमने ज़्यादातर चीज़ें जो ली हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं। द फेडरल स्कीम, ये अब कुछ एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे जो हमने इस एक्ट से लिए हैं। क्या क्या लिए, फेडरल स्कीम लिए, यानी कि हमारी जो कंट्री होगी फेडरल स्कीम में होगी, सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड होगी। जो हमारी जुडिशरी है, जो गवर्नर्स का सिस्टम है, इमरजेंसी पावर्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हमारी हैं आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। वो कहाँ से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं। More than half of the provisions of the Constitution are identical to or bear at least a close resemble to Act of 1935। यानी कि क्या कह रहे हैं कि लगभग 50% आधा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारे प्रेजेंट देगा, या तो वो डायरेक्टली कॉपीड है, आइडेंटिकल है, या फिर वो बहुत ज़्यादा क्लोज है किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लगभग 250 प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टली उठाए गए हैं, कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद उनको चेंज करके आज के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो दो फीचर हमारे खत्म हो गए। अब हमारा तीसरा फीचर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है, अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिका में क्या होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को चेंज करना है या अमेंड करना है, तो बहुत ही डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रोसेस होती है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। उसी तरफ कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें, हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो पार्लियामेंट जब भी चाहे एक तरह से बहुत आसानी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है उसके प्रोविजंस को। इसलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत फ्लेक्सिबल कहा जाता है।
तो देख लिया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, क्यों? क्योंकि उसके प्रोविजंस बहुत मुश्किल से चेंज किए जा सकते हैं। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आराम से अमेंड हो सकता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो एक ब्लेंड है या एक सिंथेसिस है दोनों चीज़ों का, रिजिडिटी का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी। यानी कि ऐसा भी नहीं कि बहुत आराम से चेंज कर सकते हो और ऐसा भी नहीं है कि चेंज ही नहीं कर पाओ, बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है। Constitutions are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment. कि यानी कि एक स्पेशल प्रोसीजर अलग से चाहिए उसके अमेंडमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड। यानी कि जिसमें बहुत आराम से हम ऑर्डिनरी लॉज जैसे पार्लियामेंट में बनाते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को भी हम अमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन में या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में यही होता है, वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है और ना ही कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। दोनों का सिंथेसिस है, एक ब्लेंड है। अब आर्टिकल 368 क्या प्रोविजन देता है? आर्टिकल 368 का काम होता है कि पार्लियामेंट के पास वो पावर्स हैं कि वो स्पेशल मेजोरिटी से, राइट, कि वो स्पेशल मेजोरिटी से, दो अलग अलग तरह की टाइप्स की स्पेशल मेजोरिटी होती हैं, स्पेशल मेजोरिटी 1 और स्पेशल मेजोरिटी 2, उनके यूज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। दो तरह के अमेंडमेंट्स की वो बात करता है। ऑल्दो इसके अलावा भी एक अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, बट वो 368 के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, राइट। सिंपल मेजोरिटी से भी पार्लियामेंट कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज कर सकते हैं, बट वो चेंज करने की पावर 368 के अंदर नहीं होती। 368 के अंदर के अनुसार पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है? स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से चेंज करने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो 368 के अंदर होती है। और वो दो तरह की होती है। पहला क्या होता है? सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब जब हम मेजोरिटीज़ की बात करेंगे, आगे डिटेल में चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। अभी आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 प्रेजेंट होना, यानी कि 2/3 जहाँ पे हो उसका मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी, और हाफ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। तो अगर एक स्पेशल मेजोरिटी हो पार्लियामेंट की, स्पेशल मेजोरिटी होने का मतलब कि जितने भी प्रेजेंट हैं, अब हमको पता है कि लोकसभा के अंदर 545 सीट्स हैं, बट स्पेशल मेजोरिटी अगर हम 2/3 की बात कर रहे हैं, तो ये 2/3 545 का नहीं है, ये 2/3 है उतने जनों का जो उस दिन प्रेजेंट होंगे। अगर मान लो उस दिन 300 लोग आए हैं, राइट, 300 एमपीज प्रेजेंट है लोकसभा के अंदर, तो उसमें से 2/3 ऑफ 200 अगर हम करें, राइट, अगर मान लो 300 प्रेजेंट है, 2/3 ऑफ 300 अगर करें तो हमारे 200 आ जाएगा। यानी कि अगर 300 लोग आए हैं और हमारे पास 200 प्लस वोट्स आ गए, तो इसका मतलब हमने जो है स्पेशल मेजोरिटी अटेन कर ली। ठीक है। दैट इज 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि 2/3 जितने भी प्रेजेंट हैं और वो जो वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 जो है हमारे पास अग्रीमेंट में आना चाहिए। एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी कि जितने टोटल हैं 545, उसका आधा भी होना चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन, जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है? जितने पूरी स्ट्रेंथ है उस हाउस की, लोकसभा की या फिर अगर राज्यसभा की, जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका हाफ, यानी कि उसका 50% भी हमको मिलना चाहिए, अग्रीमेंट के अंदर आना चाहिए। और ये दोनों चीज़ अगर आपको पॉसिबली हो रही हैं, दोनों चीज़ अगर आपके पास आ रही हैं, तब आप जो है स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को बाय स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। अब हमने एग्जाम्पल ऊपर लिया था कि मान लो अगर 545 में से 300 आते हैं और 300 में से 2/3 इनको मिल जाते हैं, 2/3 यानी कि 200 अगर मिल जाते हैं, तो क्या अगर इनके पास 200 वोट आ जाते हैं तो क्या ये अमेंड कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, 2/3 तो हो रहे हैं, बट क्या 545 का आधा यानी कि लगभग 272.5 यानी कि 273 से ऊपर है? नहीं, 200 जो है 273 से कम है, इसलिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसलिए अगर आपको 300 जने आते हैं और 200 वोट मिलते हैं, तो आप जो है स्पेशल मेजोरिटी से चेंज अमेंड नहीं कर सकते। आपको 273 से ऊपर वोट चाहिए ही चाहिए, राइट। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? अब सिंपल सी बात है कि स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 जो है वो कुछ नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 प्लस रेटिफिकेशंस बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या है
कि स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में ऐसे प्रोविजंस आते हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी 1 तो चाहिए ही चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी 1 की हमने बात कर ली, दो अलग अलग कंडीशंस हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 में क्या कहता है, 2/3 होने चाहिए जितने प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, और हाफ होने चाहिए जितनी टोटल स्ट्रेंथ है। ये अगर सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद जो राज्यसभा को आपको भेजे जाएंगे ये सारा जो चेंजेस या मॉडिफिकेशंस आए हैं, और आधी स्टेट्स यानी कि 50% ऑफ द स्टेट्स अगर अग्री कर जाती हैं, रेटिफाई कर देती हैं, तब आपको स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 भी मिल जाती है और आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है। सम ऑफ द प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स की राज्यसभा हैं उनमें से अगर 50% ने एग्रीमेंट आपको दे दिया, सहमति दे दी, और आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी 1 है, यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो वो प्रोविजंस जो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से चेंज हो सकते हैं वो आप चेंज कर पाओगे, अमेंड कर पाओगे, राइट। एट द सेम टाइम सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि कुछ में इतने झंझट करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल मेजॉरिटी आपको मतलब हाफ अगर मिल जाते हैं, डायरेक्टली 50% मिल जाते हैं पार्लियामेंट के वोट इन द मैनर ऑफ द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तब आप उसको चेंज कर सकते हो। बट ये पावर जो है, नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। ये जो सिंपल मेजॉरिटी वाली प्रोसेसेस हैं, ये अमेंडमेंट्स हैं, ये 368 के अंदर नहीं आती, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के अंदर आती हैं, राइट। इसके साथ हमारे 3 फीचर्स तो खत्म हो गए। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ फीचर विच इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी कि इंडिया के अंदर एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं है, हमारी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या डाइवर्सिफाइड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारी की सारा कंप्लीट स्ट्रिक्ट कंट्रोल है सेंटर का ओवर द स्टेट्स, तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। बट कंप्लीट फेडरल सिस्टम नहीं है, हमारा थोड़ा थोड़ा यूनिटरी बायस है, यानी कि जो हमारा सेंटर है वो कंपैरेटिवली स्टेट से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, एक यूनिटरी बायस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कुछ इसके फेडरल फीचर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बताती हैं कि हमारा इंडियन सोसाइटी या कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, और कुछ चीज़ें क्या बताती हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी बायस्ड है, यानी कि सेंटर के पास कुछ ज़्यादा प्रोविजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहला जाता है, ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन वर्ड कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी फेडरेशन नहीं लिखा, ऑल्दो आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, बट फेडरेशन कहीं मेंशन नहीं है। बट फिर भी हम मानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन। इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स हैं जो एक फेडरेशन के अंदर होने चाहिए, और वो कौन कौन से फीचर्स हैं? 2 गवर्नमेंट, यानी कि 2 अलग अलग गवर्नमेंट, सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर। डिवीजन ऑफ पावर्स होती हैं, अलग अलग लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक और फीचर है फेडरल सिस्टम का। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रखा जाता है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने देख लिया कि रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है, तो जो रिजिड फीचर है वो डिनोट करता है कि फेडरल स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एज वेल एज लेजिस्लेचर। और बाई कैमरलिज्म है, बाई कैमरलिज्म का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिवाइडेड है, राइट। तो बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि 2 अलग अलग हाउसेस के अंदर, अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइडेड है हमारी गवर्नमेंट। However, the Indian constitution also contains a large number of unitary और नॉन फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स होने के साथ साथ कुछ नॉन फेडरल या फिर यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जो क्या बताते हैं कि सेंटर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। और वो क्या क्या नॉन फेडरल फीचर्स हैं? एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, हमें पता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे हमारे पास जो है 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, फेडरल लेवल पे अलग होता है, स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे अलग होता है। इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया जाता है। सिंगल सिटीजनशिप होती है, ये चीज़ भी अमेरिका से कॉन्ट्रास्ट में। अमेरिका के अंदर अगर आप फ्लोरिडा के अंदर रह रहे हो तो आपके पास एक फ्लोरिडा की अलग सिटीजनशिप होगी और अमेरिका की अलग सिटीजनशिप होगी। अगर आप फ्लोरिडा से कहीं और किसी दूसरे स्टेट में, टेक्सास में चले जाते हो, तो फिर आपकी फ्लोरिडा की सिटीजनशिप हट जाती है, रद्द कर दी जाती है, और आपको टेक्सास की अलग सिटीजनशिप बनवानी पड़ती है, ऑल्दो आपकी जो दूसरी सिटीजनशिप है, नेशनल सिटीजनशिप, वो रहती है, राइट। तो इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, आप कहीं भी रहते हो पूरे इंडिया के अंदर, आपको एक ही सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, डोमिसाइल दिया जाता है कि आप पूरे इंडिया के सिटीजन हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देख लिया कि वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। बट अगर वो रिजिड है तो वो क्या दिखाता है कि फेडरल सिस्टम है, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो क्या दिखाता है कि वो नॉन फेडरल या फिर यूनिटरी है। ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, IAS,
IPS और IFS। यहाँ पे IFS इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है। तो ये तीन ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, प्लस इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, यानी कि इमरजेंसी के टाइम के अंदर, जिसके बारे में बात कर देंगे 352 के अंदर अगर नेशनल इमरजेंसी आती है, 356 के अंदर अगर हमारा प्रेसिडेंट रूल्स या फिर स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, या फिर 360 अगर हो जाता है जहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। इन केसेस के अंदर जो सेंटर है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये सारे फीचर्स दिखाते हैं कि इंडिया जो है फेडरल होने के साथ साथ यूनिटरी भी है, थोड़ी थोड़ी यूनिटरी बायस्ड है, या लीन होती है थोड़ी थोड़ी यूनिटरी की तरफ। मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वेयर बिन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं किया हुआ। आर्टिकल 1 क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसका कहने के दो मीनिंग है। अगर हम फेडरेशन लिखते तो उसका अलग मतलब निकलता, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा है क्योंकि इसके दो मतलब हैं। वन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। यानी कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, अलग अलग स्टेट्स जो थी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके फिर वो एक स्टेट बनी थी, एक पूरा कंप्लीट एक नेशनल गवर्नमेंट बनी थी, इसलिए उसको एक फेडरेशन माना जाता है कि वो आपस में उनमें एग्रीमेंट हुआ और फिर वो साथ में जुड़ गई। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था, इंडिया में अलग अलग वो डिवाइडेड नहीं थी स्टेट्स, ऑलरेडी एक यूनियन एग्जिस्ट करता था। इसलिए जो इंडियन यूनियन बना है वो अग्रीमेंट से नहीं बना, अलग स्टेट से। और इसका दूसरा इंप्लीकेशन क्या है, दैट नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। कि कोई भी स्टेट अगर मान लो आज कहती है केरला कि मेरे को इंडिया से बाहर जाना है और मैं अपनी अलग नेशन की तरह एग्जिस्ट करना चाहती हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम फेडरेशन नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, और हमने जो है हमारा एग्रीमेंट नहीं होता इन स्टेट्स का साथ में जुड़ने का, बट हम जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, इसलिए कोई भी स्टेट को अलाउड नहीं है कि वो इंडियन फेडरेशन से या इंडियन यूनियन से बाहर निकल सके अपनी खुद की मर्जी से, राइट। हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज द फेडरल इन फॉर्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बोला गया फॉर्म के अंदर, बट यूनिटरी इन स्पिरिट। क्वासाई फेडरल बोला गया, यानी कि आधा फेडरल बोला गया बाय केसी वेयर। बारगेनिंग फेडरलिज्म बोला गया मॉरिस जोन्स ने, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है ग्रेविन ऑस्टिन ने बोला है। फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग्स एंड सो ऑन। और फेडरेशन जिसमें एक टेंडेंसी किस चीज़ की है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि यूनियन टेंडेंसी है, राइट, यूनियन बायस है। ये किसने बोला? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है।